नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। अभी अभी मैं कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जाहिर है अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सवाल जरूर उठाएंगे जो उन्होंने काम किए। और उन्होंने जो काम किए हैं उसमें से कई काम ऐसे हैं, जैसे सरकारी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, लोगों की थाली में अनाज पहुंच रहा है, लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है चूंकि कोरोना का असर है। और इस बात को प्रधानमंत्री ने आज कहते हुए ये भी कह दिया कि मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि मैंने नरेंद्र मोदी का नमक खाया है और मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की ये बात हैरान करने वाली है। प्रधानमंत्री या सरकारी जो योजनाएं चल रही है और सरकारी योजनाओं के जरिए जो लोगों को अनाज मिल रहा है, गरीबों को अनाज मिल रहा है, वो किसी खैरात की चीज नहीं है, वो किसी के खाते से नहीं जा रही है, वो भारत सरकार के खजाने से जा रहा है और ये किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ इस तरह से आपके सामने और अपने समर्थकों के सामने, वोटरों के सामने पेश कर रहे हैं जैसे वो उनकी ओर से ये दिया गया खैरात है। दरअसल चुनाव में जब नेता, राजनीतिक लोग मंच पर आते हैं तो वो कुछ ऐसा भी कर जाते हैं, ऐसा भी बोल जाते हैं जो शायद उचित नहीं होता है। और इस बार चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं अभी जो उन्होंने कहा है, जो और भी खतरनाक बात कही है, और वो शायद घबराहट में कह रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं बताई जा रही है। 2 दौर के चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी बढ़त थी, वहां पे भी उनको झटका लगा है। और तीसरे दौर में जो आज चुनाव हो रहा है वो यादव बेल्ट में है और उसके अलावा बुंदेलखंड में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट नहीं है। माना यह जा रहा है कि वहां भी उनको करारा झटका लग सकता है। यानी 3 दौर के चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके नीचे से जमीन सरक रही है, उसके समर्थन जो 17 में मिला था उस तरह का कोई समर्थन नहीं है, और ये सारा समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस खुन्नस में जिस तरह की बातें की जा रही हैं, और प्रधानमंत्री स्तर के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे टॉप मोस्ट लीडर हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी एक बात पे जो है पूरा देश इधर से उधर मुड़ जाता है, उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही है इस चुनाव में, जो बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है, डर में है। कहते हैं ना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं और लाइटर मोड में कहता हूं कि डर के आगे जीत है। ये एक कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन का एक टैगलाइन है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये समझ लिया है कि उसने जो काम किया है 5 साल में, उसकी वजह से उसे जीत हासिल होने नहीं जा रही है, बल्कि उस डर की वजह से होने जा रही है जिस डर को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस डर को दिखाने की कोशिश में आज जो एक नया चैप्टर जुड़ गया, अपने विरोधियों को आतंकवादियों का समर्थक बताने की कोशिश में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कह डाला। मैं चाहता हूं कि आप वो खुद सुनिए और आप तय करिए कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं, या मैं गलत कह रहा हूं। अगर मैं उस प्रधानमंत्री के उस भाषण की विवेचना गलत तरीके से कर रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर लिखकर बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूं और मैं गलत तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 मिनट प्रधानमंत्री ने जिस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा की है, जिस पर पूरे डिटेल्स में बातें की है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुजफ्फरनगर कांड को जिंदा करने की कोशिश की गई। आदमी अपने बुरे दिन को भुलाता है, बुरे दिन को याद नहीं करता है। बुरे दिन को याद करके अपने अच्छे दिन लाने की कोशिश करता है, अच्छे वक्त को लाने के लिए का आश्वासन देता है। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से जिस तरह की बातें की गई, उन्होंने गुजरात में हुए आतंकवादी घटनाओं का जिक्र करते हुए जिस तरह से एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे उत्तर प्रदेश में उनका जो विरोधी है, उनका जो प्रतिरोध करने के लिए उनके सामने खड़ा है, वो आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। इस तरह का आरोप निश्चित रूप से चुनाव के ऐसे मौके में मुझे नहीं लगता है कि कानून संगत है। चुनाव आयोग इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन चुनाव आयोग भी किस तरह से काम कर रहा है ये हम और आप सभी जानते हैं। मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप 12 से 13 मिनट का प्रधानमंत्री का ये वीडियो जरूर सुनिए, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी पार्टी के पक्ष में बात करते हुए
असली लाइन से भटक जा रहा है और आपको आपके अंदर एक डर बैठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इस डर से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं गंभीर विषय की आज यहां से चर्चा करना चाहता हूं। आप भी मेरी बात को गौर से सुनिए। मेरे देशवासियों, मैं विस्तार से आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये ऐसा विषय है जिससे सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। ये विषय है आतंकवाद। पिछले अनेक दशकों से हमारा देश आतंकवाद का कहर झेलता रहा है। जिहादी संगठनों की कुदृष्टि हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हम लोगों के पर लगातार वो कुदृष्टि रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब आतंकी हमला होता है, आतंकवाद बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को, मध्यम वर्ग को, उन्हीं को उठाना पड़ता है, उन्हीं को निभाना पड़ता है। जब आतंकी हमला होता है तो सामान्य मानवीय की जिंदगी प्रभावित होती है, व्यापार कारोबार प्रभावित होता है, पर्यटन ठप पड़ जाता है। आपको याद होगा, एक समय था जब हर कुछ सप्ताह के बाद देश में बड़े बड़े बम धमाके होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। कभी मुंबई में बम फूटता था तो कुछ दिनों के बाद दिल्ली में बम फूटता था, थोड़े दिनों के बाद जयपुर में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद बेंगलुरु में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद हैदराबाद में बम फूटता था, कभी गुवाहाटी में बम फूटता था, कभी लुधियाना, कभी अगरतला, कभी इम्फाल। हिंदुस्तान के हर कोने में कितने ही शहर उस दौरान बम धमाकों से धराए, कितने ही निर्दोष नागरिक उन हमलों में मारे गए। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। साथियों, आपने देखा है अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं।
ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है। इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। साथियों, और ये गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके, और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? यहां उत्तर प्रदेश में साथियों 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई, तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे, मुकदमा को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों बहनों, क्या ये आपको मंजूर है? जिन्होंने काशी में धमाके किए, उनके केस वापस लेने का निर्णय उचित था क्या? ये लोगों को आप कभी भी मौका देंगे तो ये अपनी वारदातें करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही आपको याद होगा 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई, और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला, और परिणाम क्या आया? 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। ऐसे ही 2007 में लखनऊ, अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में 1-2 नहीं, बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में
समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है, तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री का ये भाषण। प्रधानमंत्री के भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक ये वीडियो देखा। नमस्कार।